एवरीवन, हम जो है क्लास 12 की एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें लॉ के बारे में हम स्टडी करेंगे एंड दैट लॉ इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट। देखो यहाँ पे, देखो जब हमने कंप्लीट किया है, हमने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन जो है मतलब कंप्लीट कर ली है और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जैसे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में क्या करते हैं, हम केवल एक ही करेक्टर को एक टाइम पे स्टडी करते हैं, एक ही करेक्टर को हम क्या करते हैं एक ही टाइम पे स्टडी करेंगे, या इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर एट ए वन टाइम इज कॉल्ड एज द, उसको हमने क्या बोला, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोला, दैट इज कॉल्ड एज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और इनहेरिटेंस ऑफ टू करेक्टर एट ए सेम टाइम दैट इज कॉल्ड एज द, उसको हम क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। अब देखो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने सेम टाइम पे क्या किया, दो करेक्टर को सेम टाइम पे क्या किया, मतलब क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट किया। जैसे ये आपका सिंपल एग्जांपल दे रखा है, उसने दो करेक्टर कौन से लिए थे, दैट इज राउंड सीड एंड येलो कॉटलिडन। ठीक है, नंबर वन, एक आपके जो सीड जो थे राउंड सीड एंड येलो कॉटलिडन क्या था, वो आपका जो मतलब वो डोमिनेंट करेक्टर था। ठीक है, एंड सेकंड करेक्टर क्या थे आपके जो मतलब रिंकल्ड सीड एंड ग्रीन कॉटलिडन। तो उसने क्या किया, एक टाइम पे जो है दो करेक्टर को स्टडी किया, दैट इज राउंड सीड येलो कॉटलिडन और रिंकल्ड सीड एंड ग्रीन कॉटलिडन। ठीक है, जब उसने गैमीट बनाए, ठीक है, गैमीट बनाए दैट इज आर वाई, आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लो कि राउंड सीड है, ठीक है, राउंड सीड है और येलो कॉटलिडन है, तो यहाँ पे जो गैमीट बनेंगे दैट इज कैपिटल आर और कैपिटल वाई। और उसी तरह जो है मतलब आपके रिंकल्ड सीड हैं और ग्रीन कॉटलिडन है, तो यहाँ पे आपका जो मतलब, यहाँ पे जो आपका मतलब जो क्या बोलते हैं, ये आपका जो यहाँ पे जो गैमीट बनेंगे दैट गैमीट इज कॉल्ड एज रिंकल्ड सीड एंड ग्रीन कॉटलेट में आपका स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई बनेंगे। यानी कि गैमीट तो आपके दो बनेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों ही एक जैसे हैं, तो हमने क्या किया, इनको एक एक फॉर्म में क्या किया, इसको रिप्रेजेंट किया है। जब इन दोनों को क्या हुआ, आपकी जो क्रॉस पॉलिनेशन की गई, तो जो हमारी जनरेशन जो हमें प्राप्त हुई, दैट जनरेशन इज कॉल्ड एज द F1 जनरेशन, और दैट F1 जनरेशन इज आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि राउंड एंड येलो। तो मैंने क्या बताया, आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी क्या होते हैं कि जो आपके सीड थे वो क्या थे, मतलब वो केवल और केवल एक ही पेरेंट को क्या कर रहे थे, मतलब रिजेंबल कर रहे थे, एंड दैट पेरेंट इज कॉल्ड एज द राउंड एंड येलो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपने गैमीट बनाना तो बहुत ही इजी केस होता है। यहाँ पे अगर आपने गैमीट बनाना दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो यहाँ पे क्या होते हैं, आपके पास दो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो गैमीट को कैलकुलेट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है 2 नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है, 2 तो आपके गैमीट कितने बनेंगे, 4 टाइप ऑफ गैमीट यहाँ पे फॉर्म होंगे, 4 टाइप ऑफ गैमीट यहाँ पे फॉर्म होंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गैमीट फॉर्म हुए दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल वाई, आपके 4 टाइप के जो है गैमीट यहाँ पे बनते हैं। और जब हमने इनका क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, तो हमारे पास जो भी ऑर्गेनिज्म आए दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेशो 9:3:1। देखो ये जो 9 है, ये सारे के सारे क्या हैं, राउंड एंड येलो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये जो 9 है आपके पास है, ये क्या है, ये जो है सारे के सारे कैसे हैं, राउंड एंड येलो हैं। और ये आपकी जो 3 है, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, जो होते हैं कैसे हैं, आपके रिंकल्ड एंड येलो हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपके जो मतलब ये जो आपकी ग्रीन है दैट इज़ राउंड एंड ग्रीन, ये जो आपका दे रखा है यहाँ पे, ये क्या है, ये भी 3 एक जैसे ही हैं। और रिंकल्ड एंड ग्रीन जो होते हैं ये केबल और केबल एक है। तो आपके पास रेशो क्या आता है, 9:3:1 जो होता है, ये क्या आता है आपका जो मतलब, ये जो मतलब रेशो आता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है कि मेंडल ने जब आपके जो पी प्लांट को क्रॉस किया, जिनके पास दो करेक्टर को सेम टाइम पे उसने स्टडी किया, जैसे उसने पी प्लांट को क्रॉस किया जिसके पास सीड था, had seed with yellow color and round shape, and one that had seed of green color and wrinkled shape। जब उसने क्या किया, मतलब कि आपका येलो कलर जो है वो डोमिनेंट है ग्रीन कलर के ऊपर, और राउंड शेप जो है दैट इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। ठीक है, तो ये रिजल्ट वर आइडेंटिकल टू दोज दैट ही गॉट व्हेन ही मेड सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। ठीक है, जब उसने अगर आप इनको सिंगल मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, तो आप वहाँ पे भी आपको जो है 3:1 में जो मतलब आपको मतलब रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब हम इनको डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं, इनको हम क्या करते
करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उस केस में भी हमें रिजल्ट जो मतलब जो है 9:3:3:1 की फॉर्म में मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक लॉ जो होता है डिड्यूस होता है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। कैसे होता है? देखिए ये बोलता है कि जब आपके व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइन इन ए हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ करेक्टर। तो बोलने का मतलब क्या है कि जब दो पेयर ऑफ ट्रेड्स होते हैं, जब किसी हाइब्रिड में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उसमें एक पेयर ऑफ करेक्टर का जो सेग्रीगेशन होता है वो दूसरे पेयर ऑफ करेक्टर के साथ क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि राउंड एंड येलो आपने सीड लिए तो हमेशा राउंड केवल येलो के साथ ही रहेगा। राउंड एंड ग्रीन सीड भी बने हैं, या रिंकल्ड एंड ग्रीन लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि रिंकल्ड हमेशा ग्रीन के साथ रहेगा, रिंकल्ड एंड येलो टाइप के सीड भी बने हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके जो अगर रेशो निकाला जाए तो यहाँ पे रेशो क्या था, राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो भी था, ठीक है, और दिस रिंकल्ड ग्रीन भी था, दिस बोथ आर पेरेंटल। लेकिन आपके नई रिकम्बिनेशन बनने यहाँ पे मतलब बनी है, दैट इज कॉल्ड एज राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन। तो यहाँ पे जो है मतलब 6 आउट ऑफ 16 जो होते हैं आपके न्यू जो है मतलब कॉम्बिनेशन बन के आई हैं। तो दिस लॉ इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी दो करेक्टर को, दो ट्रेड्स को क्या करते हैं, किसी हाइब्रिड में कंबाइन करते हैं, तो वन पेयर ऑफ करेक्टर का जो है जो मतलब वो इंडिपेंडेंट होते हैं अदर पेयर ऑफ करेक्टर की सेग्रीगेशन जो होती है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो देखिए इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप जो होता है राउंड एंड येलो, ठीक है, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन जो होता है वो आपको किस रेशियो में आते हैं, दैट इज 9:3:3:1 में। ठीक है, और अगर आप सेम ऐसे ही अगर 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, ठीक है, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर को सेम टाइम पे आप स्टडी करेंगे तो आपको अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर में भी ऐसे देखने को मिलता है। तो रेशियो ऑफ 9:3:3:1 जो है can be derived as a combination of 3:1 एंड विद 3 राउंड। देखो अब इसको देखो, आपका सबसे बेस्ट तरीका कि आपने जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस से क्या करना है कि आपने जो मतलब इस रेशियो को क्या करना है कि आपने डिड्यूस करना है। जैसे मैंने क्या बताया, यहाँ पे राउंड सीड लिए, ठीक है, और कैसे लिए, रिंकल्ड सीड लिए, तो भाई इनको आप क्या करो, अलग अलग से क्या करो, मतलब क्रॉस कर लो। जब इनको आप क्रॉस करोगे तो यहाँ पे आपको F1 जनरेशन ये मिलेगी। जब F1 जनरेशन को क्या करेंगे आप, मतलब उनको सेल्फिंग करेंगे तो आपके पास क्या रेशियो मिलेगी, आपके पास ये और ये और ये और ये जो रेशियो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि रेशियो क्या है आपका, राउंड वाले जो है वो रेशियो देखो कि देखने को क्या मिलता है आपका 3:1 आता है। उसी तरह आप क्या करते हैं कि अगर आप येलो कॉटलेटन को क्या करेंगे आप, जो मतलब येलो कॉटलेटन को ग्रीन कलर के साथ क्या करेंगे, जैसे मान लो कि दिस इज़ द येलो कॉटलेटन, अब आप क्या करें उसको जो मतलब ग्रीन के साथ करोगे, तो बोलने का मतलब क्या, जब हम इनका मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो हमारे पास रेशियो तब भी कितनी आती है आपकी 3:1 आती है। तो जब आप इन दोनों का करेंगे, जब इन दोनों को आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आपका 3:1, ठीक है, कॉमा 3:1 आपका आ गया, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सिंपल जो ब्रैकेट की फॉर्म है इसको इस तरह रखेंगे, तो दैट रेशियो इज इक्वल टू, अगर इसको आप इससे काउंट करोगे तो दैट इज इक्वल टू 9, इसको आप इससे करोगे तो दैट इज इक्वल टू 3, इसको आप इससे करोगे दैट इज इक्वल टू 3, और इसको आप इससे करोगे दैन 9:3:3:1 जो होती है आपके पास एक डाई हाइब्रिड रेशियो जो है देखने को मिलती है। ठीक है, तो वही चीज़ है, तो 9:3:3:1 9:3:3:1 जो होती है ये क्या है, एक कम्बिनेशन ऑफ सीरीज के थ्रू भी हम इसको क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं फॉर अ डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो दैट लॉ इज कॉल्ड एज द मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो इसी बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट क्रॉस भी करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। तो यहाँ पे डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब हम क्या करते हैं F1, आपका जो F1 हाइब्रिड है उसको हम क्या करेंगे, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो जब हम इसको क्रॉस करते हैं तो रिसेसिव पेरेंट क्या होता है आपका, देखने में ऐसा होता है, इसके पास एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, लेकिन इसके पास जो है आपके 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। तो आपके पास जो रेशियो आती है दैट इज़ कितनी होती है आपकी 1:1:1:1। तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि डाई हाइब्रिड रेशियो में भी क्या होता है कि आपका प्रोजोनी जो ऑब्टेन होते हैं डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं, और चारों के चारों क्या होते हैं 25% होते हैं, और द रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इज 1:1:1:1। ये भी आपने याद रखना है। लेकिन बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या है
लिमिटेशन है। ठीक है, मतलब कि आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो असॉर्टमेंट है केवल उन्हीं जीन के लिए, उन्हीं फैक्टर के लिए क्या होता है, अवेलेबल होता है। या तो वो फैक्टर क्या होना चाहिए, आपके अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर होना चाहिए। जैसे मान लो कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम ये दोनों है, ठीक है, इसके ऊपर एक करेक्टर को कंट्रोल करने वाला फैक्टर यहाँ पे है और दूसरा जो मतलब आपका यहाँ पे है। तो बोलने का मतलब क्या है कि ये जो मतलब आपके क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होना चाहिए या तो वो अलग अलग नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर होना चाहिए। अगर आपके जीन एक ही क्रोमोसोम पे हैं तो वो काफ़ी दूर दूर होना चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंटली जो होते हैं क्रॉसिंग ओवर के थ्रू जो मतलब सेपरेट हो जाएं। ठीक है, लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि आपके जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बहुत ही नज़दीक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन बोलते हैं। तो आपका लिंकेज जो होता है वो क्या होता है, दैट इज़ एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, जब क्या होता है कि द लॉ स्टेट दैट कि व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर्स होती है इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ करेक्टर। ठीक है, तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर्स होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है अदर पेयर ऑफ करेक्टर की। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट को हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में किया, वहाँ पे जो रेशियो आई दैट इज 9:3:3:1। तो वहाँ पे 10 इंडिविजुअल जो थे वो क्या थे, पेरेंटल टाइप थे, लेकिन 6 इंडिविजुअल जो आपके नए बने दैट इज नॉन पेरेंटल टाइप। ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद एक थ्योरी आती है दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो मेंडल का जो वर्क है उसको काफ़ी टाइम तक रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। इसके बहुत सारे रीज़न हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जिस टाइम पे मेंडल ने अपना काम जो है पब्लिश किया था उस टाइम पे कम्युनिकेशन जो थी इतनी ईजी नहीं थी। ठीक है, और जितनी आज इतनी कम्युनिकेशंस है उतनी उस टाइम पे जो मतलब इतना नेटवर्क जो नहीं था। नंबर 2 रीज़न क्या है इसका कि मतलब उसका कंसेप्ट ऑफ जीन या उसका कंसेप्ट ऑफ फैक्टर जो था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या था, अपने टाइम से बहुत आगे था। साइंटिस्ट तो जीन और क्रोमोसोम के बारे में या आपके जो मतलब फैक्टर के बारे में सोच नहीं सकते थे। वो अपना टाइम जो था मतलब वो काफ़ी आगे था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जीन क्या या फैक्टर क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं और ये डिस्क्रीट यूनिट होते हैं जो क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनाएंगे और एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और अल्टरनेटिव फॉर्म जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो फैक्टर का जो कंसेप्ट है दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाई हिज कंटेम्प्रेरी। जो भी उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्हें इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो मतलब उस टाइम पे जो होते हैं जीन आपके वेरिएशन देखने को काफ़ी मिलती थी हमारे नेचर में। तीसरा रीज़न क्या था कि उसने बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या किया कि आपका मैथमेटिक्स की अप्रोच को जो है अब यूज़ किया। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमिना वाज टोटली ए न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल फिनोमिना फॉर दिस साइंटिस्ट। वही चीज़ है। और फाइनली क्या है, मेंडल ने क्या बोला कि फैक्टर्स होते हैं ये डिस्क्रीट यूनिट होते हैं, लेकिन उसने इनके बारे में कोई प्रूफ नहीं बताया, इनके बारे में उसने कोई बुक नहीं लिखी, इनके बारे में कोई उसने रिसर्च नहीं की थी। तो उसका मतलब क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर और से व्हाट आर दे आर मेड अप ऑफ, इसके बारे में उसके पास कोई क्लू नहीं था। तो बोलने का मतलब क्या था, और ये मतलब उसका काम जो इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। और पांचवा रीजन क्या है कि उस टाइम जो है मतलब आपका साइंटिफिक वर्ल्ड जो था वो डार्विन की थ्योरी ऑफ स्पीसीज के टाइम काफ़ी ज़्यादा बिजी था, क्योंकि उस टाइम पे आपके डार्विन ने क्या किया था कि आपकी थ्योरी ऑफ स्पीसीज या आपकी स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस या नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दे रखी थी। तो साइंटिफिक वर्ल्ड जो था आपके डार्विन के काम में ही बिजी था। लेकिन अब देखो कि आपकी जो इसके जॉन मेंडल की डेथ हो जाती है 1884 में, लेकिन उसका काम जो है दोबारा रिकॉग्नाइज किया जाता है बाई 3 साइंटिस्ट इन 1900। और उन 3 साइंटिस्ट का नाम क्या था, कार्ल कॉरेंस फ्रॉम जर्मनी, ठीक है, हुगो डी ब्राइस, आपका वॉन शेरमार्क ऑस्ट्रिया से, ये दोबारा उसके काम को क्या करते हैं मतलब रीडिस्कवर करते हैं, फिर उसके बाद उसको रीपब्लिश करते हैं। फिर उसके बाद जो मतलब थोड़ी बहुत क्या बोलती है आपको, ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है कि मेंडल पब्लिश हिज वर्क on inheritance of character in 1865 for several reason it remain recognized until जो है आपका मतलब 1900 तक ये मतलब जो है मतलब अनरिकॉग्नाइज रहा। ठीक है, क्यों बोलता कि यहाँ पे क्यों, कम्युनिकेशन जो थी दैट वाज नॉट ईजी, कम्युनिकेशन जो थी दैट वाज नॉट ईजी एज इट नाउ इन दोज डे, एंड हिज वर्क जो होता है कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज्ड। ठीक है, और सेकेंडली हिज कंसेप्ट ऑफ जीन जो था या फैक्टर जो था आर स्टेबल एंड डिस्क्रिप्ट यूनिट होते हैं दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट, एंड
of the pair of allele which did not blend with each other was not accepted by his contemporary as an explanation of apparently जो थे variation seen in this nature। वही चीज़ है कि उसका जो concept of gene था वो काफ़ी ज़्यादा ahead था उसके काम से। और तीसरा क्या था कि Mendel approach of using mathematics to explain biological phenomena was totally, that is very very different and new and unacceptable for many of the biologists of this time। और फाइनली क्या है कि मेंडल वर्क जो था सुजेस्टेड कि फैक्टर जो होते हैं वो डिस्क्रिमिनेट है, लेकिन उसने उन फैक्टर के बारे में कोई उसने क्या किया फिजिकल प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया उनकी एग्जिस्टेंस के लिए, और जो मतलब किस चीज़ के बने होते हैं ये भी उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद क्या करते हैं आपके 3 साइंटिस्ट आते हैं, हुगो डी व्राइज, कार्ल कोरेंस और बॉन शेरमा। क्या करते हैं वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग क्या करते हैं उसके काम को क्या करते हैं उनके काम को करते हैं रीडिस्कवर करते हैं, और उसके रिजल्ट को इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर के ऊपर क्या करते हैं रीडिस्कवर करते हैं। और फिर क्या करते हैं उनकी जैसे धीरे धीरे जो आपकी माइक्रोस्कोपी की एडवांसमेंट में जो फील्ड में काम होता गया, और उसके काम को जो मतलब केयरफुली ऑब्जर्व कर दिया गया बाद में सेल डिवीजन के टाइम, और जिसकी वजह से क्या होता है कि बाद में न्यूक्लियस की भी खोज होगी, ठीक है। और ये प्रूव किया गया कि मतलब ये डबल होते हैं, डिवाइड करते हैं जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन, और दिस वर कॉल्ड एज अ क्रोमोसोम। ऑब्वियसली वहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाद में दी गई बोला। तो यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या थी, देखो आपने ध्यान से सुनना है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो थी दैट वाज प्रपोज्ड बाय वॉल्टर सटन एंड बोवेरी, ठीक है, इन 1902। देख लो इसके काम के पब्लिश होने के बाद ही क्या किया मतलब इसको जो मतलब इस थ्योरी दी गई, और इस थ्योरी को जो प्रूव किया गया था दैट इज टी.एच. मॉर्गन है। इस थ्योरी को जो प्रूव किया गया था दैट इज प्रूव बाय टी.एच. मॉर्गन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि बाय 1902 क्रोमोसोम मूवमेंट आपने देखी होगी मियोसिस में जो है उस टाइम इसके ऊपर जो मतलब काम हो चुका था। क्यों? क्योंकि हमने मियोसिस को जब स्टडी किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि मियोसिस 1 इज कॉल्ड एज अ रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है कि आपकी मियोसिस 1 में कि एनाफेज में क्या होता है आपके होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, और मियोसिस 2 की एनाफेज में क्या होते हैं आपकी क्रोमेटिड जो होती हैं वो एक क्रोमोसोम की सेपरेट हो जाती हैं, और आपके जो एक सेल से मियोसिस के थ्रू क्या बनते हैं 4 जो है मतलब सेल बनते हैं, और जो सारे के सारे सेल बनेंगे कैसे होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें आपके वॉल्टर सटन ने और बोवेरी ने क्या किया उसने क्रोमोसोम के बिहेवियर को जो मतलब जब नोटिस किया तो उन्होंने उस बिहेवियर को जीन के पैरेलल माना, कि जैसा आपका मेंडल बोलते थे कि जीन जो होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो वैसे ही तो क्रोमोसोम एक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब बाद में ये कंक्लूजन दिया गया कि मतलब जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर ही लोकेटेड होते हैं, और जब गैमीट फॉर्मेशन का टाइम आता है तो ये क्रोमोसोम क्या करेंगे वो सेपरेट हो जाते हैं। तो उसी तरह हमारे जीन भी क्या कर जाते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसने डिफरेंट पॉइंट दिए, जैसे बोथ स्पर्म एंड एग जो होते हैं वो क्या करते हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं किसी ऑफस्प्रिंग में। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब आपका स्पर्म होगा वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे इसके पास, और एग के पास क्या होंगे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। दोनों जब फ्यूज करेंगे तो दोनों क्या करेंगे अपने हेरिडिटी अपने क्रोमोसोम जो होंगे ऑफस्प्रिंग को क्या करते हैं मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या होते हैं हेरिडिटी ट्रेट्स होते हैं नंबर 1। नंबर 2 हमने बोले कि क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं हमारे इनहेरिटेंस के क्या होते हैं कैरेक्टर्स होते हैं। और लाइक द हेरिडिटी ट्रेट्स क्रोमोसोम जो होते हैं अपने नंबर को रिटेन करते हैं, स्ट्रक्चर को रिटेन करते हैं, इंडिविजुअलिटी को जो है रिटेन करते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और द टू नाइदर गेट लॉस्ट और मिक्सड अप दे बिहेव एज यूनिट। वही चीज़ है कि आपके क्रोमोसोम क्या करेंगे, जैसे आपका कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो है मतलब यहाँ पे जो है हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं, और ये गैमेट कभी भी क्या होते हैं मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे क्रोमोसोम जो है मिक्सअप नहीं होते हैं, वो एक यूनिट की भांति काम करते हैं। क्रोमोसोम चाहे हो या चाहे आपके जीन हो हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है, इन सोमेटिक और डिप्लॉयड सेल में। और दो एलील किसी दो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जो होती हैं ये भी क्रोमोसोम की होमोलोगस साइट के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग मेटाफेज में ऑफ मियोसिस 1 में क्या होता है 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरों के साथ क्या करेंगे पेयर करेंगे, और वहाँ पे क्या होते हैं एक दूसरों के इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं सेपरेट हो जाते हैं। तो सटन एंड बोवेरी ये आर्ग्यू करते हैं कि पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर दैट करे। ऑब्वियसली जैसे कि आपकी क्रोमोसोम की पेयरिंग हो रही है, ठीक है, आपके मियोसिस में, वैसे उनकी सेग्रीगेशन होगी मेटाफेज 1 में, और उसके बाद मेटाफेज 2 में उनके क्रोमेटिड का ब्रेकडाउन होगा। वैसे आपके जीन क्या करेंगे वो भी पेयर करेंगे, वो भी आपकी क्रोमोसोम की भांति ही काम करते हैं। सटन ने क्या किया यहाँ पे क्रोमोसोम सेग्रीगेशन की नॉलेज को मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ जोड़ा, और उसको क्या बोल दिया क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस ऑफ क्या बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस
इनहेरिटेंस बोल दिया गया, दैट इज गिवन बाय सर्टेन एंड बॉबरी। और इसको किसने प्रूव किया? आपके जो मतलब T.H. मॉर्गन ने इसको जो है मतलब प्रूव किया, दैट इज क्रोमोजोमल जो है मतलब थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे एक कंपैरिजन देखा गया क्रोमोजोम और जीन में, ठीक है। क्रोमोजोम भी क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। जीन भी क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। क्रोमोजोम भी क्या होते हैं कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे क्या होता है, ओनली वन पेयर जो होता है उसको ट्रांसमिट किया जाएगा इन ए गैमीट में, ओनली वन ऑफ ईच पेयर, केवल दो पेयर में केवल एक ही को किया जाएगा, अगली जनरेशन में ट्रांसफर किया जाएगा। वैसे ही जीन क्या होंगे, जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम पे क्या होते हैं, जो आपके गैमीट में क्या होता है, एक ही जीन जो होता है नेक्स्ट जो है मतलब गैमीट फॉर्मेशन के टाइम क्या किया जाता है, मतलब उसको ट्रांसफर किया जाएगा। फिर क्या होंगे, इंडिपेंडेंटली पेयर होंगे, सेग्रीगेट होंगे एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली, और जो यहाँ से आपके जीन का फॉर्म भी देखने को मिलती है। दिस थ्योरी जो होती है ये क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोला गया। और बोलने का मतलब क्या है, और ये थ्योरी जो थी आपके जीन्स के बेसिस के ऊपर जो मतलब इसको हम क्लासीफाई करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी 1, जैसे आपके 2 क्रोमोजोम आपके दे रखे हैं यहाँ पे, दैट इज द मियोसिस 1 ऑफ मियोसिस 1 ऑफ एनाफेज की एनाफेज है ये, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 क्रोमोजोम होमोलोगस क्रोमोजोम के हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी होमोलोगस क्रोमोजोम क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑरेंज के साथ क्या है, आपका जो ग्रीन है, और येलो के साथ क्या है, वो रेड है। तो जरूरी नहीं कि ऑरेंज के साथ हमेशा रेड ग्रीन ही रहेगा, ऑरेंज के साथ जो है मतलब येलो रेड भी जा सकता है, येलो के साथ ग्रीन भी जा सकता है। तो इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, सॉल्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, मियोसिस 2 की एनाफेज में क्या होगा इनके साथ कि आपका जो मतलब ये जो मतलब यहाँ पे क्रोमेटिड भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और आपके जर्म सेल में क्या होते हैं, आपके हैप्लॉइड टाइप ऑफ क्रोमोसोम जो है बनते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द मियोसिस। इसके लिए आपको मियोसिस को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसको किसने प्रूव किया? इसको प्रूव किया गया कि द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दी गई किसकी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, किसने दी, आपके T.H. मॉर्गन और उसके कलीग्स ने, ठीक है। और जिससे क्या हुआ कि आपका जो मतलब कैसे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, वेरिएशन जो होती है इंट्रोड्यूस होती है, उन्होंने इसको डिटेल में स्टडी किया। देखो मॉर्गन ने आपके ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्ट्रो के ऊपर जो मतलब स्टडी किया। उसने क्यों ही आपके ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्ट्रो के ऊपर स्टडी किया? नंबर 1, इनको हम ईजिली जो होते हैं ग्रोन कर सकते हैं लैब में बाय सिंपल सिंथेटिक मीडियम में। ये अपने लाइफ साइकिल जो है मतलब 2 वीक में जो है कंप्लीट करते हैं। ऑब्वियसली जब अपना लाइफ साइकिल 2 वीक में कंप्लीट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। और जब एक सिंगल मेटिंग होती है तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज होती है, प्रोड्यूस होती है, तो आपको अपने रिजल्ट जो है ईजिली जो आपका लार्ज सैम्पल साइज हो सकता है। और बोलने का मतलब क्या है कि आप इजिली अपने रिजल्ट को जो है स्टडी कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल जो होते हैं, आप देख सकते हैं कि मेल एंड फीमेल को हम ईजिली जो होते हैं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मेल जो होती है स्मॉल होती है और फीमेल जो होती है लार्ज होती है। और मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन जो होती है, हम इसको लो पावर माइक्रोस्कोप के ऊपर भी इनकी वेरिएशन हम देख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर ड्रोसोफिला मेलेनगेस्टर। लेकिन बोलने का मतलब क्या है कि आपका जो है यहाँ पे एक्सेप्शन जो आता है बेटा, दैट इज लिंकेज। क्या होती है लिंकेज और क्या होता है आपके मतलब रिकम्बिनेशन। तो आपके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट की जो एक्सेप्शन आती है, दैट इज कॉल्ड एज अ लिंकेज। देखो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट का जो केस है ना बेटा, उसमें जो रेशियो आती है 9:3:3:1। लेकिन जब मॉर्गन ने देखा कि मैंने सेम 2 करैक्टर जो है मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में क्या कर रहा हूँ, मतलब स्टडी कर रहा हूँ, तो उसमें 9:3:1 तो आपकी जो मतलब आ ही नहीं रही, ठीक है। इसका मतलब कि आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है वो जो मतलब क्या कर रहा है, वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि जो लिंकेज होती है इसमें क्या होता है, लिंक्ड जीन का कंसेप्ट आता है। देखो अगर लिंक्ड जीन का कंसेप्ट है तो बोलने का मतलब क्या है कि आपके क्रोमोसोम की क्या होगी, क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं, जब 2 करैक्टरों को हम सेम टाइम पे स्टडी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके दोनों जीन जो होते हैं वो लिंक्ड हो, यानी कि हो सकता है कि वो दोनों जीन जो हो वो आपस में बहुत नज़दीक प्रेजेंट होंगे। तो इस टाइप की लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों जीन्स होते हैं बहुत ही नज़दीक होते हैं अपने साथ में, और इनके चांसेस ऑफ सेपरेशन बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। इस टाइप की लिंक्ड जीन को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटली लिंक्ड जीन। एंड इस टाइप की लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट लिंकेज। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के 2 जीन में कंप्लीट लिंकेज जो आपकी प्रेजेंट होती है, उस टाइम पे क्या होता है कि पेरेंटल रिकम्बिनेशन जो होती है, पेरेंटल जो आपके जो मतलब पेरेंटल जो जनरेशन होती है वो मैक्सिमम होती है। जैसे मान लो कि आपके जीन्स होते हैं कंप्लीटली लिंक्ड हैं, तो उस टाइम पे जो है पेरेंटल जो टाइप्स होंगे वो मोर देन 50% होते हैं, और आपके जो मतलब नॉन पेरेंटल जो होते हैं वो आपके जो मतलब लेस देन 50% हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपके जीन जो होते हैं वो इनकम्प्लीटली लिंक भी होते हैं। कैसे, मान लो कि
आपके क्रोमोसोम के ऊपर जीन जो होते हैं प्रेजेंट तो सेम ही क्रोमोसोम के ऊपर है, लेकिन वो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है काफ़ी दूर दूर है। इसके मतलब क्या है, उनके चांसेस ऑफ सेपरेशन जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस टाइप के लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज बोलते हैं। और इस टाइप के लिंकेज में क्या होता है कि आपके नॉन पेरेंटल टाइप जो होते हैं बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो यही देखा उसने जब मॉर्गन ने क्या किया, आपका एक्सपेरिमेंट किया, कैरिड आउट सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला। उसने क्या किया, ड्रोसोफिला के ऊपर बहुत सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस जब कंडक्ट किए, और उसने क्या किया, बहुत सारे सेक्स लिंक्ड जीन को क्या किया, स्टडी किया। तो मॉर्गन देखा जब मैं येलो बॉडी और वाइट आई फीमेल दो करेक्टर ले लिए उसने, को ब्राउन बॉडी और रेड आइड मेल के साथ क्या करता हूँ, क्रॉस करता हूँ, तो मेरे पास जो F1 जनरेशन आती है उसमें F2 जनरेशन आती है, उसमें कोई भी ऐसा आपके पास रेशो नहीं आएगा 9:3:1। उसने देखा कि व्हेन टू जीन इन डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होते हैं दे आर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, तो क्या होता है कि आपके दो जीन हैं, दो करेक्टर के, वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि पेरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन जो होता है वो बर मच हाइयर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। और मॉर्गन ये भी देखते हैं कि फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन जो होती है, ये जो है एंड क्वाइन करते हैं टर्म, आपके जो लिंकेज की टर्म है कौन क्वाइन करते हैं, मॉर्गन ही करते हैं। और बताते हैं कि जब भी आपके दो जीन्स होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर बहुत ही नज़दीक होते हैं, बहुत ही मतलब उनकी डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, तो उनके अंदर रिकम्बिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। और बोलने का मतलब क्या है, उनको हम कंप्लीटली लिंक्ड जीन बोलते हैं। तो ऑल दो जीन विच आर लोकेटेड इन ए सिंगल क्रोमोसोम, वो क्या बनाते हैं, आपका जो मतलब लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं। तो ऑब्वियसली एक क्रोमोसोम को हम एक क्रोमोसोम पेयर को क्या बोलेंगे, हम एक लिंकेज ग्रुप बोलेंगे। तो बोलने का मतलब क्या है कि ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, 23 लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो कंप्लीट लिंकेज क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे लिंकेज और ग्रुपिंग ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम जो कि नहीं चेंज हो सकते, ठीक है। और उसका मतलब क्या है कि इनके बीच में जो मतलब कभी भी रिकम्बिनेशन नहीं हो सकती, नहीं क्रॉसओवर बन सकते हैं, क्योंकि इनकी डिस्टेंस जो होती है दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब कम होती है, और चांसेस ऑफ सेपरेशन जो होते हैं इनमें बहुत ही कम होते हैं, नील होते हैं। इसको बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है कि उस केस में क्या होता है कि मतलब आपके जो जो क्या बोलते हैं, आपके जो मतलब दो जीन्स हैं सेम क्रोमोसोम के ऊपर जो होते हैं, उस केस में क्या होता है कि मतलब इनके जो मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उनकी चांसेस ऑफ सेपरेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो मतलब जो नॉन पेरेंटल टाइप जो ज़्यादा बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है आपका दो, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी। अब क्रॉस ए में देखो ना बेटा, यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है, ये जो जीन बता रहा है ना बेटा, ये कंप्लीट लिंक्ड जीन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाई एंड डब्ल्यू जीन जो होते हैं वो क्या है, मतलब दोनों नज़दीक नज़दीक हैं। वाई एंड डब्ल्यू जीन जो होते हैं बहुत ही नज़दीक नज़दीक हैं। और क्रॉस बी में अगर डब्ल्यू एंड एम आप जीन देख रहे हो, वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है लेकिन काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो ये वाले जीन जो है आपके क्या है, ये इनकम्प्लीट लिंक्ड जीन है, और ये वाले जीन क्या है, ये कंप्लीटली लिंक्ड जो है जीन है। तो कंप्लीटली लिंक्ड जीन में जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो उनके चांसेस ऑफ सेपरेशन बहुत ही कम होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो पेरेंटल ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि चांसेस ऑफ सेपरेशन क्या है, बहुत ही कम है। लेकिन रिकम्बिनेंट कितने बने, बहुत ही कम बने, दैट इज़ 1.3%। और 98.7% क्या बनते हैं आपके यहाँ पे जो मतलब पेरेंटल टाइप बनते हैं आपके, कहाँ पे, आपके जो मतलब 98.7% बनते हैं। क्यों, क्योंकि नज़दीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो दूर दूर है, तो चांसेस ऑफ सेपरेशन जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए पेरेंटल कितने बनते हैं, ओनली 62.8% बनते हैं, और आपके 37.2% क्या बनते हैं आपके यहाँ पे जो मतलब रिकम्बिनेंट बनते हैं। तो इसका बोलने का मतलब क्या है, ऐसे आप देख सकते हैं, बोलने का मतलब क्या है कि अगर आपके जीन जो होते हैं कंप्लीटली लिंक्ड होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो मतलब अगर जीन आपके कंप्लीटली लिंक्ड है तो उनके चांसेस ऑफ सेपरेशन भी बहुत ही कम होते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ कंप्लीट लिंकेज। अगर जीन जो आपके दूर दूर हैं तो उनके चांसेस सेपरेशन बहुत ईजिली हो जाती हैं क्रॉसिंग ओवर में, दैट इज़ कॉल्ड एज द मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि 1.3% जो है रिकम्बिनेशन आई आपके जो है कंप्लीटली लिंक्ड जीन में, और 37.2 जो होते हैं रिकम्बिनेंट बने, और यही आपकी जो है डिस्टेंस बताती है, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि जो जीन आपकी कंप्लीटली लिंक्ड है और आपको परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा कि इसमें दो जीन में नॉन रिकम्बिनेंट कितने टाइप आए, आपके जो मतलब 37.2% आते हैं इनकम्प्लीट लिंक में। तो दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस भी आपने कुछ नहीं करना है, आपने इसको 37.2 जो है सेंटी मॉर्गन लिख देना है, यही आप इन दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस होगी, ठीक है। उसी
उसी तरह अगर मान लो कि कोई जीन कंप्लीटली लिंक्ड है और उनके बीच में जो नॉन रिकम्बिनेंट कितने आए आपके पास, नॉन रिकम्बिनेंट कितने आते हैं, अगर आपके पास 1 पॉइंट जो मतलब रिकम्बिनेंट कितने आते हैं 1.3% आते हैं, इसका मतलब क्या कि आपके जो मतलब इनके बीच में डिस्टेंस है 1.3 सेंटीमॉर्गन है। ये जो सेंटीमॉर्गन यूनिट है ना बेटा, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम। और ये क्या करते हैं, ये जो आपकी जो है मतलब जीन की डिस्टेंस को मैप करता है। और ये किसने प्रोवाइड किया, सेंटीमॉर्गन यूनिट जो है किसने डिस्कवर की है, ये जो है एल्फ्रेड स्टुल्टीवेंट जो थे उन्होंने डिस्कवर की थी, क्योंकि उनके जो मतलब गुरु थे उनका नाम क्या था, मॉर्गन, तो उसी के नाम पे उन्होंने क्या किया, सेंटीमीटर की जगह का लिखा सेंटी मॉर्गन जो है उन्हें इसको जो मतलब डेडिकेट किया था। ये भी आपने याद रखना है। तो हमने क्या पढ़ा, हम जो है मतलब आपके जो हमें इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस को स्टडी किया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हमने स्टडी किया जिसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट बोलते हैं, उसकी लिमिटेशन को डिटेल में स्टडी किया लॉ ऑफ डोमिनेंस की। उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हमने स्टडी किया, और उसकी जो मतलब एक्सेप्शन था लिंकेज और कम्बिनेशन जो होते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया। उसके बाद आता है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होती है कि जब आपके बहुत सारे जीन मिलके करते हैं, एक करेक्टर को कंट्रोल करते हैं, देन दैट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस कंट्रोल बाय द 2 और मोर जीन इज कॉल्ड एज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, बहुत सारे जो एलील मिलकर करते हैं, केवल एक करेक्टर को कंट्रोल करते हैं, इन सभी के जो इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब आपके एडिटिव होते हैं। ठीक है, जैसे आपका स्किन कलर होता है ह्यूमन बींग्स का, ये भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। हाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स होता है इज ऑल्सो ए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस करेक्टर। और कर्नल कलर इन वीड्स होता है इज ऑल्सो ए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का करेक्टर। देखो इन ह्यूमंस बींग्स में क्या होता है बेटा कि जो ह्यूमन का जो स्किन कलर है ना, उसमें जो है 3 जीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। ठीक है, अगर आपका इंडिविजुअल कैसा है, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो सारे के सारे जो हैं आपके जो मतलब ये जो मतलब आपके जो है मतलब अगर आपके डोमिनेंट है और क्या है, अगर इसको हम क्या करते हैं इसके साथ क्रॉस करवाते हैं, दैट इज रिसेसिव पूरा का पूरा, तो ये जो कैपिटल ए वाला जो इंडिविजुअल होगा ये मतलब आपका डार्केस्ट होगा। क्या होगा, सबसे ज़्यादा डार्केस्ट है, निग्रो टाइप होगा। और ये स्मॉल ए एंड स्मॉल बी वाला जो रिसेसिव होगा, इसमें जो इंडिविजुअल होगा कैसा होगा, वो आपका जो है वो सबसे ज़्यादा एल्बिनो यानी कि फेयरेस्ट होगा। ठीक है, मोस्ट फेयर होगा ये। ठीक है, जब इनको हम क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास जो रेशो आता है जो कि 1:6:15:15:20 15:15:6 ठीक है, एंड 1 तो ये आपका ये रेशो जो है बोलने को बनता है यहाँ पे 1:6:15:20 तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल 1 एंड 1 है ये क्या होंगे, ये वाला 1 जो होगा आपका ये क्या होगा, ये डार्केस्ट होगा, यानी कि ये क्या होगा आपका डार्केस्ट होगा, ये क्या होगा डार्केस्ट होगा। और ये क्या होगा आपका फेयर होगा। ठीक है, ये का फेयरेस्ट होगा, मोस्ट फेयर होगा ये। ठीक है, जिसको हम एल्बिनो भी बोलते हैं। और ये इंडिविजुअल्स होंगे ये क्या होंगे, वेरी डार्क होंगे, और ये क्या होंगे, वेरी फेयर होंगे, ये वेरी फेयर होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मतलब जो है ये जो होंगे वेरी फेयर होते हैं आपके, और ये जो होंगे वेरी डार्क होते हैं। और ये जो होंगे आपके क्या हैं, ये डार्क होते हैं, और ये आपके जो फेयर होंगे। और ये जो आपके 20 जो इंडिविजुअल हैं ये क्या होंगे आपके मतलब ये जो मतलब आपके इंटरमीडिएट कलर के इंडिविजुअल होंगे, ये भी आपने याद रखना। तो इस टाइप की रेशियो जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं, 1:6:15:20:15:15:6:1 जो होती है मतलब। तो ह्यूमन स्किन कलर जो होता है दैट इज कॉज बाय पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, मेलानिन पिगमेंट होता है। और ये जो क्वांटिटी ऑफ मेलानिन जो होती है डिपेंड करता है कि कितना टाइप का डोमिनेंट जो है जीन प्रेजेंट है, ए बी एंड सी। अगर जीनोटाइप जो होगा जिसके पास सारे के सारे जो है जीन डोमिनेंट फॉर्म में है, AA BB CC जो होते हैं, ये सबसे डार्केस्ट स्किन कलर होगा। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें जो होता है सारे के सारे जो होते हैं आपके जीन जो होते हैं वो क्या है मतलब रिसेसिव फॉर्म में होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, आपके जो लाइटेस्ट है इसको एल्बिनो बोलेंगे। लेकिन ऐसा इंडिविजुअल जिसमें क्या होगा 3 कैपिटल होंगे, 3 डोमिनेंट होंगे, 3 रिसेसिव होंगे, तो बोलने का मतलब क्या वो कैसा ऑर्गेनिज्म होगा, वो आपका इंटरमीडिएट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा। और आपकी दिस टाइप ऑफ एग्जांपल इज कॉल्ड एज अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसमें कौन कौन से एग्जांपल है, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन हाइट जो भी, ये भी आपकी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। और आपका कर्नल कलर ऑफ जो वीट होता है ये भी आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मतलब क्या है कि आपके जब बहुत सारे जीन जो होते हैं, बहुत सारे जीन जो होते हैं केवल एक करेक्टर को कंट्रोल करते हैं, देन
दैट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, उसको हम बोलते हैं। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्लियोट्रॉपी। बोलने का मतलब क्या कि देखो पॉलीजेनिक में हमने क्या स्टडी किया कि जब बहुत सारे जीन मिलके करते हैं एक करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। लेकिन जब एक जीन बहुत सारे करेक्टर को स्टडी कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज द, इसको हम प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। जैसे प्लियोट्रॉपी क्या है, एक ऐसी कंडीशन होती है जब क्या होता है कि सिंगल जीन जो होता है वो आपके बहुत सारे करेक्टर को, बहुत सारे ट्रेड को इन्फ्लुएंस करता है, और इसमें क्या होता है कि इट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन टू और मोर इंटर रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे, और जो क्या करेगा डिफरेंट फिनोटाइप बना सकता है। आपने याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज द प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी में क्या होता है कि जब एक जीन बहुत सारे करेक्टर को करता है, मतलब आपके जो मतलब कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड एज द प्लियोट्रॉपी। इसमें क्या होता है डिफरेंट इंटर रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, ये क्या होते हैं मतलब जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, इस वाले पर्सन में क्या होता है कि आपका एक एंजाइम की कमी होती है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज अ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। और वो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, वो फिनाइल एलेनिन को जो है मतलब टायरोसिन में जो मतलब चेंज करता है, ठीक है, टायरोसिन में चेंज करता है। और इसमें क्या होता है, अगर ये नहीं चेंज होगा, ऑब्वियसली जब ये एंजाइम होगा तो आपका फिनाइल एलिन जो होता है वो टायरोसिन में नहीं चेंज होगा, और जिसकी वजह क्या होगा, इसकी जो कंसंट्रेशन है हमारी ब्रेन सेल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उस पर्सन को एक तो चलो एक तो मेटाबॉलिज्म एरर है, उसके अंदर ये कमी है, फिनाइल एलिन जो होता है बॉडी में डिपॉजिट होता जाएगा। नंबर 1 करेक्टर ये हो गया। दूसरा क्या होगा, इसकी मेंटली रिटार्ड हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, उसकी बॉडी के हेयर जो होते हैं रिडक्शन हो जाएंगे, और स्किन में पिगमेंटेशन फॉर्म हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं वो बन जाते हैं, उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी बोलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में we have so far seen the effect of a gene on a single phenotype of a trait, ठीक है। उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोल दिया। लेकिन क्या हुआ, लेकिन कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं, ऐसे एग्जांपल ही जहाँ पे सिंगल जीन जो होता है एक्सिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, और ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। और अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉपी जो होते हैं मोस्ट केस में क्या होता है कि एक सिंगल जीन जो होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे के क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसका एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो कहाँ होता है, ह्यूमंस के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, एक जीन में म्यूटेशन हो जाती है जो एक एंजाइम बनाता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा जो मतलब मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाएगी, और रिडक्शन इन हेयर भी हो जाएगा, और स्किन पिगमेंटेशन भी फॉर्म हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द, उसको हम बोलेंगे प्लियोट्रॉपी। तो हमने क्या पढ़ा, हमने जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को भी डिटेल में स्टडी कर लिया है, और हमने प्लियोट्रॉपी को भी डिटेल में स्टडी कर लिया है। इसके बाद जो है दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है सेक्स डिटर्मिनेशन। कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू क्या करते हैं कि हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है किसी स्पीसीज में। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का एक मेथड है जहाँ इस बाय विच डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल जो होती है इज एस्टेब्लिश इन स्पीसीज इज कॉल्ड एज अ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब देखा जाए तो सेट ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं हमारे पास जो होते हैं, बहुत सारे जो होते हैं क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। जैसे हमारे केस में जो है एक्स जो है सेक्स क्रोमोसोम है, किसके केस में फीमेल में, और एक्स वाई जो सेक्स क्रोमोसोम है या एलोसोम है किस केस में, मेल में, ठीक है। और ऐसे क्रोमोसोम जो कि सेक्स कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। और जो हमारे सोमेटिक कैरेक्टर को उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑटोजोम बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपके एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या सेक्स क्रोमोसोम है। और एक्स क्रोमोसोम की जो डिस्कवरी की है, एक्स बॉडी की जो डिस्कवरी की है, वो किसने की है, हैनकिंग ने की है। अब देखो कैसे आपका एनसीडी क्या बोलती है, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है हैज़ ऑलवेज बीन ए पजल बिफोर द जेनेटिक्स, ठीक है। इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है कैन बी ट्रेस बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय इंसेक्ट के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किए। तो जब हमने सेल के बारे में पूरी ऑब्जर्वेशन की गई तो हमें बहुत सारे ऐसे मतलब कंसेप्ट देखने को मिले कि जो कि सेक्स डिटरमाइन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो हैनकिंग ने क्या किया, इन 1891 में उसने क्या किया, एक ट्रेस की एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन द फ्यू इंसेक्ट। उसने देखा कि मतलब इंसेक्ट में क्या होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो वो आपके सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। एंड इट वाज फाउंड दैट कि ऑब्जर्व दैट कि बाय हिम 50% ऑफ द स्पर्म जो होते हैं रिसीव दिस स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, वेयर एज द 50% ऑफ द स्पर्म जो होते हैं डिड नॉट रिसीव दिस स्ट्रक्चर। तो हैनिंगन ने इसको क्या बोल दिया, इस स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी बोल दिया, लेकिन कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। तो जब उसने देखा कि मतलब जो इंसेक्ट होते हैं उनमें क्या होता है कि ऐसी कंडीशन
कंडीशन है, मान लो कि एक्स वाई कंडीशन है, जब उसमें गैमीट बन रहे हैं तो 50% ऑफ स्पर्म जो है उनके पास एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, और मेल के अंदर जब गैमेट दूसरा गैमेट बना तो 50% ऑफ गैमेट के पास जो है ये वाला क्रोमोसोम आ रहा है। तो उसने बोला ये जो अननोन बॉडी है इसको मैं क्या बोल देता हूँ, एक्स बॉडी बोलता हूँ, जो कि केवल और केवल 50% ऑफ स्पर्म में प्रेजेंट होती है। तो उसका मतलब क्या है कि फर्दर जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया बाई अदर साइंटिस्ट, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक्स बॉडी ऑफ हैनकिंग जो थी वो क्या थी आपकी, एक्स बॉडी ऑफ हैनकिंग जो थी वो कुछ नहीं थी, एक टाइप का क्रोमोसोम था जो किसी इंडिविजुअल के सेक्स को जो मतलब क्या करता है, डिटरमाइन करता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स बॉडी एंड दैट इट इज़ वाई इट इज़ गिवन एज ए एक्स क्रोमोसोम बोल दिया गया। और इट वॉज ऑब्जर्व दैट कि ए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज एक्सोटाइप। हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो कैसे कैसे आपको जो मतलब मैकेनिज्म होता है हमारे इंडिविजुअल में, कैसे होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि हमारे जो मतलब इंडिविजुअल जो मैकेनिज्म होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का, वो दो टाइप का होता है। एक होता है मेल हिट्रोगैमेटी वाला मैकेनिज्म होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द फीमेल हिट्रोगैमेटी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द फीमेल हिट्रोगैमेटी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मेल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे दो टाइप का हो सकता है, दैट इज एक्स एंड एक्स बाई टाइप। ठीक है, आपका मेल के केस में, और एक्स एंड एक्सो टाइप। देखो एक्स एंड एक्स वाई में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, फीमेल क्या है वो तो होमोगैमेटिक है, जब वो गैमीट बनाएगी तो ऑब्वियसली क्या करेगी, दोनों गैमीट बनाएगी तो उसके पास एक्स क्रोमोसोम ही होगा, तो प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट, उसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे फीमेल क्या है, होमोगैमेटिक है। लेकिन मेल क्या है, यहाँ पे हिट्रोगैमेटिक है। मेल जो होते हैं यहाँ पे दो टाइप के स्पर्म जो प्रोड्यूस करेगा, एक स्पर्म जो होते हैं 50% ऑफ स्पर्म होंगे उनके पास क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा, और 50% ऑफ स्पर्म जो होगा उनके पास होगा, वाई क्रोमोसोम होगा। तो ऐसे मेल, ऐसे स्पर्म जिनमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोस्पर्म बोलते हैं, और ऐसे स्पर्म जिनमें वाई क्रोमोसोम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोस्पर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल के पास क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम होंगे, और एक्स एंड एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो होती है आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होती है, ड्रोसोफिला में प्रेजेंट होती है। आपने याद रखना कि ये जो एक्स एंड एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहाँ होती है, आपकी ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेल हिट्रोगैमेटी है, हिट्रोगैमेटी है, और फीमेल क्या है, होमोगैमेटी है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद एक और टाइप आता है दैट इज एक्स एंड एक्सो टाइप। इसमें क्या होता है कि मेल के पास क्या होता है, केवल एक ही क्रोमोसोम होता है एक्स, मेल तो हिट्रोगैमेटिक है, कुछ स्पर्म के पास क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, और कुछ के पास क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम जो होता है एब्सेंट होता है। और फीमेल तो कैसी है, होमोगैमेटिक ही है। तो जो एग जब ये होंगे आपके एक्स क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज होंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, आपका ये फीमेल में चेंज होगा। अगर एग जो है मतलब आपकी जो है ऐसे क्रोमोसोम के, ऐसे स्पर्म के साथ जो है फर्टिलाइज करा जिसके पास कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं, तो इसका मतलब क्या है, वो मेल में जो है डेवलप हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये टाइप की जो आपकी जो एक्सो टाइप की जो मतलब आपकी जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है कहाँ पाई जाती है, आपकी ग्रास हॉपर, कॉकरोच और राउंड बम पाई जाती है। ग्रास हॉपर, कॉकरोच और राउंड बम जो होती है इस टाइप की जो आपकी जो है मेल जो मतलब होमोगैमेटी और ऐसी कंडीशन जो है पाई जाती है। उसके बाद आती है आपकी फीमेल हिट्रोगैमेटी। फीमेल हिट्रोगैमेटी क्या होता है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फीमेल में क्या होगा, ये इसमें भी दो टाइप के होता है, जेड डब्ल्यू जेड जेड। ठीक है, इसको हम ऐसे से लिख सकते हैं, ऐसे हो सकती है, या आपका जेड डब्ल्यू, ठीक है, जेड ओ जेड जेड कंडीशन भी हो सकती है, जेड ओ जेड कंडीशन। यहाँ पे फीमेल कैसी है, हिट्रोगैमेटिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल क्या है, दो टाइप के गैमेट बनाएगी, जेड और डब्ल्यू, लेकिन मेल क्या है, वो एक ही टाइप के स्पर्म फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे मेल होमोगैमेटिक है, इस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फीमेल हिट्रोगैमेटी बोलते हैं, और दैट इज कॉल्ड एज अ जेड डब्ल्यू जेड जेड। और इसका क्या है, ये आपके बर्ड्स और रेप्टाइल में देखने को मिलती है, आपके बर्ड्स और रेप्टाइल में देखने को मिलती है। और जेड ओ जेड में क्या होगा, इसमें फीमेल के पास क्या होगा, यहाँ पे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे एक एग जो होगा जेड वाला बनेगा, लेकिन एक एग जो है मतलब विदाउट जेड बनेगा। यहाँ पे फीमेल हिट्रोगैमेटिक है, लेकिन मेल क्या होमोगैमेटिक है। इस टाइप की कंडीशन जो होती है आपकी बटरफ्लाई एंड मॉथ में पाई जाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ फीमेल हिट्रोगैमेटी। तो हमने क्या पढ़ा, हमने जो सेक्स डिटर्मिनेशन को चार मेथड पढ़े। एक हमने पढ़े मेल हिट्रोगैमेटी में एक्स बाई कंडीशन पढ़ी, और आपकी जो मतलब एक्सो कंडीशन पढ़ी, और आपकी फीमेल में क्या पढ़ी, जेड डब्ल्यू जेड जेड और जेड ओ जेड जेड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को हमने स्टडी किया। ठीक है, उसके बाद क्या है
यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, यहाँ पे जो मतलब एक और मेथड देखने को मिलता है, दैट इज हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि ये आपके हाइमेनोप्टेरा, जैसे आपके आंट्स हैं, हनी बी है, और बेस्ट में देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन जो होती है वो क्या होता है कि कितने सेट जो होते हैं हमारे क्रोमोसोम के पाए जाते हैं। जैसे क्वीन है, ठीक है, जो आंट्स में क्या होता है, जो क्वीन होती है वही क्या करती है, एग ले करने का काम करती है। और जो मेल होता है वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं ड्रोन बोलते हैं, जो हमेशा कैसा होता है, हैप्लॉइड ही होता है। और यहाँ पे क्वीन कैसे होती है, वो डिप्लॉइड होती है, और मियोसिस के थ्रू क्या बनाएगी, एग फॉर्मेशन करेगी। यहाँ पे मियोसिस के थ्रू क्या करेगी, एग फॉर्मेशन करेगी। और आपका जो मेल होगा वो क्या करेगा, माइटोसिस के थ्रू क्या करेगा, वो स्पर्म फॉर्मेशन करने को यहाँ मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जब ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब फर्टिलाइज होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे एग बनेगा, फर्टिलाइज्ड एग बन जाएगा। और ये किस में डिपेंड होगा, ये किस में डेवलप हो जाएगा, ये स्टराइल वर्कर बी में भी डेवलप हो सकता है, और क्वीन हनी बी में भी डेवलप होगा। तो आपकी जो फीमेल होती है वो डिप्लॉइड होती हैं, वो डिपेंड करता है स्टराइल है कि इनफर्टाइल है कि आपका जो फर्टाइल है। तो यहाँ पे स्टराइल है, इनफर्टाइल कौन होती है, वर्कर बीज होती हैं, लेकिन क्वीन हनी बीज होती है वो कैसे होती है, फर्टाइल होती है। लेकिन कई बार एग क्या होता है, अनफर्टिलाइज एग जो होता है किस में डेवलप हो जाता है, वो आपके ड्रोन में चेंज हो जाता है। और ड्रोन कैसे होते हैं, यहाँ पे हैप्लॉइड होते हैं। तो ड्रोन्स के पास क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 16 होता है, लेकिन आपके जो फीमेल के पास जो क्रोमोसोम नंबर होता है कितना होता है, वो आपका 32 होता है। दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज अ हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म दैट इज फाउंड इन द ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा दैट इंक्लूड आंट्स, हनी बी एंड बेस्ट में देखने को मिलता है। उसके बाद जो है सेक्स डिटर्मिनेशन जो होती है किसके केस में, आपके जो मतलब ह्यूमन के केस में, ये भी हमने देख रखी है कि ह्यूमन के केस में क्या होता है, ह्यूमन के केस में क्या होता है, उसके पास कितने होते हैं, 44 एटोसोम होते हैं, और दो क्या होते हैं, क्रोमोसोम XX क्रोमोसोम होगा, फीमेल के पास XX होगा, और मेल के पास क्या होता है, XY होता है। यहाँ पे गैमेट बनेंगे, X जो है यहाँ पे गैमेट बनेंगे, यहाँ पे फीमेल के पास दो टाइप के जो है गैमेट बनेंगे। जब X वाला जो है इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो वो आपका एग इसमें चेंज हो जाएगा, फीमेल में चेंज होगा। ये इसमें फ्यूज़ करेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मेल में चेंज हो जाएगा। ये इसमें चेंज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये फीमेल में चेंज होगा, और ये जो चेंज होगा तो ये आपका मेल में। तो बोलने का मतलब कि यहाँ पे मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है, यानी कि मेल ही क्या होता है कि मतलब दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेबी गर्ल। और हमारी सोसाइटी में जो है फीमेल को ही कई बार ब्लेम किया जाता है टू फॉर्मेशन ऑफ बेबी गर्ल, लेकिन रियल रीजन में क्या है, आपका मेल जो होता है उसके पास दो टाइप के स्पर्म बनते हैं, एक्स एंड वाई। जब एक्स स्पर्म जो होगा, अगर वो एक्स एग, क्योंकि एग तो एक ही टाइप के बन रहे हैं, अगर एक्स टाइप के एग के साथ फ्यूज़ करेगा तो वो फीमेल में डेवलप करेगी, और वाई टाइप का स्पर्म जो होगा अगर एक्स एग के साथ क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा तो वो मेल में डेवलप होगी। तो इस टाइम पे क्या होगा कि आपका सेक्स ऑफ ए चाइल्ड जो होता है मतलब दैट इज डिटरमाइंड बाई द मेल ऑफ द सोसाइटी। लेकिन सम टाइम जो होता है हमारी सोसाइटी में, इलिटरेट सोसाइटी में क्या होता है कि मतलब फीमेल को ही हम क्या करते हैं, ब्लेम ठहराते हैं कि मतलब उसी की वजह से क्या होता है कि फीमेल चाइल्ड का जो मतलब बर्थ होता है। वैसे तो लड़का लड़की बराबर होते हैं, आपने ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में डिटेल में स्टडी किया, हमने उसके एक्सेप्शन लिंकेज के बारे में, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में डिटेल में स्टडी किया, हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में डिटेल में स्टडी किया, हमने प्लियोट्रॉपी के बारे में डिटेल में स्टडी किया, हमने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में स्टडी किया, जैसे आपके XXXY, XXXO, XZW, ZO, ZZ और हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म और सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग में कैसे होती है, ये भी हमने स्टडी किया, ठीक है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे म्यूटेशन के बारे में इन आवर नेक्स्ट टॉपिक में। ओके।